वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड। अध्याय 006 सच्ची चीज वाला। चेन जियांग लकड़ी से संबंधित अभ्यास, नीले ड्रैगन दिव्य अभ्यास का अभ्यास करते थे। नीले ड्रैगन की वास्तविक ऊर्जा में प्रचुर मात्रा में मौलिक जीवन शक्ति समाहित थी, इसलिए यह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास में बहुत सहायक थी। एक विशेष अभ्यास भी था जिसे ड्रैगन लार अभ्यास कहा जाता था, जो जड़ी बूटियों के रोपण और विकास में सहायता प्रदान करता था। ड्रैगन लार अभ्यास करने पर उनकी नीले ड्रैगन की वास्तविक ऊर्जा से एक रहस्यमय तरल पदार्थ उत्पन्न होता था, जिसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों पर लगाने से उनकी वृद्धि में तेजी आती थी। वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास करने से व्यक्ति ज्वाला उत्पन्न और उत्सर्जित कर सकता था। यह ज्वाला रसायन शास्त्र में आवश्यक थी। 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास एक बहुत ही बहुआयामी अभ्यास था और इसमें कई कठिन अभ्यास शामिल थे, लेकिन क्योंकि चेन जियांग की शक्ति पर्याप्त रूप से उच्च नहीं थी, इसलिए वह उनमें से अधिकांश का अभ्यास नहीं कर सका। फिलहाल चेन जियांग के पास 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं, जो 300,000 छोटे स्पिरिट सिक्कों के बराबर है, लेकिन फिर भी ये उसके लिए मध्यम श्रेणी का नश्वर स्तर का बैप्टाइजिंग मैरो डैन खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। इनकी कीमत इतनी अधिक होती है कि आम मार्शल आर्टिस्ट इन्हें खरीद नहीं पाते, क्योंकि सबसे सस्ता डैन भी बहुत महंगा होता है। TLN, मैं डैन के स्थान पर डैन का प्रयोग करना पसंद करता हूँ। मैं डैन के स्थान पर डैन का प्रयोग करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं बैप्टाइजिंग मैरो पिल के बजाय बैप्टाइजिंग मैरो डैन का प्रयोग करूंगा। वो शहर में केवल एक ही जगह है जहां विशेष रूप से दान बेचे जाते हैं, और वह है स्पिरिट दान हॉल। ये 4 मंजिला इमारत थी और हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अंदर बिकने वाली चीजें काफी महंगी थीं। इसके अलावा स्पिरिट दान हॉल के पीछे 16.5 एकड़ जमीन पर एक बड़ा जागीरदार का घर था जहां वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाते थे। हालांकि स्पिरिट डैन हॉल किसी भी कबीले से संबद्ध नहीं था, फिर भी ये कमजोर नहीं था क्योंकि इसमें कई विशेषज्ञ मौजूद थे। स्पिरिट डैन हॉल में रसायन शास्त्र के उस्ताद भी मिल सकते थे, जिन्हें उनके काम के लिए बहुत सम्मान प्राप्त था। आखिरकार डैन बहुत दुर्लभ थे और उनके लाभ बहुत अधिक थे, जिससे मार्शल आर्टिस्ट अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। जैसे ही चेन जियांग स्पिरिट डैन हॉल के अंदर दाखिल हुआ, उसे हॉल में फैली जड़ी बूटियों की सुगंध महसूस हुई, जिसे सांस लेने वाले हर व्यक्ति को सुकून का एहसास हुआ। वहां कई काउंटर थे, जिनमें से प्रत्येक काउंटर अलग अलग प्रकार के डैन और जड़ी बूटियां बेच रहा था। यहां आने से पहले सू मियाओ ने चेन जियांग को निम्न श्रेणी के दानों से अभ्यास शुरू करने के लिए कहा था, इसलिए उनका इरादा नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के दान, शरीर को शांत करने वाले दान को परिष्कृत करना था। ये सस्ता और बेचने में आसान था। एक दान लगभग 700 स्पिरिट कॉइन में बिक सकता था, और नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करके महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता था। युवा मालिक, यहाँ स्पिरिट डैन बेचे जाते हैं। यह स्टॉल स्पिरिट हर्ब्स बेचने में माहिर है। काउंटर के पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की बोल रही थी। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए चेन जियांग बहुत ही ध्यान खींचने वाला था, लेकिन भले ही उसने चेन जियांग को फटेहाल कपड़ों में देखा, उसने उसे कम नहीं आका, क्योंकि वह जानती थी कि गुप्त विशेषज्ञ कभी कभी स्पिरिट डैन हॉल में आते हैं। हाँ, मुझे शरीर को शांत करने वाले दान को तैयार करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पौधे चाहिए। क्या आप उन्हें यहाँ बेचते हैं? चेन जियांग ने उस खूबसूरत लड़की के पास जाते हुए पूछा। बहुत कम लोग ही पौधे खरीदने आते थे, क्योंकि उन्हें उगाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती थी। जो लोग उन्हें उगा पाते थे, वे आमतौर पर बड़ी ताकतों से जुड़े होते थे और जड़ी बूटी के बगीचों की देखभाल करते थे। इसके अलावा वे रसायन विद्या में भी काफी निपुण होते थे। इन ताकतों द्वारा पौधों को अनमोल माना जाता था और उन्हें शायद ही कभी बाहर घूमने जाने की अनुमति दी जाती थी। वह लड़की थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी मीठी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, शरीर को ऊर्जा देने वाले दान को परिष्कृत करने के लिए आपको 4 जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। सभी पौधों की कीमतें एक समान हैं। ये काफी सस्ते हैं। प्रत्येक पौधे के लिए केवल 100 बड़े स्पिरिट सिक्के लगते हैं। शरीर की प्यास बुझाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां नीली आत्मा घास, रक्त तत्व खूल, गहरा चमकीला खूल और आत्मा पत्ती घास। चेन जियांग ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मुझे इनमें से 5-5 दे दो। एक सेट के लिए 400 स्पिरिट कॉइन, यानी 5 सेट के लिए 2000। चेन तियानहू ने उसे केवल 3000 बड़े स्पिरिट कॉइन दिए। अब उसकी आधी से ज्यादा संपत्ति गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए सबसे बुनियादी दान भी बहुत महंगे थे। लड़की आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वो शहर में वो उसकी उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती थी जो रसायन विद्या का अभ्यास कर सके और जड़ी बूटियां उगा सके। मैं आपके लिए इसे ले आता हूँ, इसलिए कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। लड़की को नहीं लगा कि चेन जियांग उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि स्पिरिट डैन हॉल से छेड़छाड़ करने वाले लोग आमतौर पर अंत में पछताते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है? एक सुंदर किशोर शानदार और महंगी सफेद पोशाक पहने और हाथ में पंखा लिए
सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और चेन जियांग को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। स्पिरिट डैन हॉल की ऊपरी मंजिलों में उच्च श्रेणी के डैनों के लिए टिकट बेचे जाते थे, और जो लोग ऊपर जा सकते हैं वे सभी विशिष्ट अतिथि होते हैं। क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारी पीठ पीछे हैं? अपना मुंह बंद करो। जब भी तुम मुंह खोलते हो बकवास ही क्यों निकलती है? चेन जियांग ने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया। वह किशोर चेन झेनहुआ है और वह और चेन जियांग लगभग एक ही उम्र के हैं। वह बेहद बुद्धिमान भी है। कम उम्र में ही उसने नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर लिया है और अब वह 5वें स्तर से बस एक कदम दूर है। चेन झेनहुआ का चेहरा हरा पड़ गया। चेन जियांग, मैं मानता हूँ कि जब हम छोटे थे तब तुम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें हाथ बांध कर भी हरा सकता हूँ। नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर होने के कारण चेन जियांग इन शब्दों पर केवल हंस सकता था। 4थे स्तर का कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये चेन जियांग हैं, चेन परिवार के वर्तमान मुखिया के पोते। मैंने सुना है कि उनमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और वे नश्वर मार्शल क्षेत्र के 3रे स्तर पर ही अटके हुए हैं। लगता है वे यहाँ कुछ मौज मस्ती करने आए हैं। चेन झेनहुआ के पीछे से एक खूबसूरत लड़की निकली और उसने चेन जियांग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। चेन जियांग ने इस लड़की को पहचान लिया। वह वो शहर के गवर्नर की बेटी थी। लगता है एक जैसे लोग सचमुच एक साथ रहते हैं। मुझे राज्यपाल की बेटी से इतनी सतही सोच की उम्मीद नहीं थी, जो ऐसे आदमी के साथ दिखने को तैयार हो। चेन जियांग ने कहा और फिर उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। हालांकि उन्हें उनके द्वारा अपमानित और शर्मिंदा किया गया था, लेकिन अब वह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपनी ताकत बढ़ाई थी, इसलिए उनका दिमाग उनके सामने खड़े दोनों लोगों से कहीं अधिक परिपक्व था। चेन जियांग को उनकी तरफ ध्यान न देते देख चेन झेनहुआ नाम की लड़की गुस्से में आ गई। वह राज्यपाल की बेटी के सामने अपनी धाक जमाना चाहती थी, इसलिए वह चेन जियांग की तरफ चल पड़ी। युवक, ये रहे आपके द्वारा मांगे गए जड़ी बूटियों के पौधे। लड़की उनका आदेश लेकर लौटी और एक थैली से पौधे निकाले। चेन झेनहुआ यह देखकर हैरान रह गया कि चेन जियांग यहाँ पौधे खरीदने आया है। यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन उसने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, चेन जियांग, तुम्हारे पास तो आध्यात्मिक शक्ति का नामो निशान भी नहीं है। क्या तुम सच में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाने की सोच रहे हो? कहीं तुम रसायन शास्त्र के उस्ताद तो नहीं बनना चाहते? ये तो हास्यास्पद है। स्पिरिट डैन हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए अंदर आमतौर पर बहुत शांति रहती थी। ऐसे में जब सभी ने किसी को जोर से ये कहते सुना कि किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और वह कीमियागरी का उस्ताद बनना चाहता है, तो वे रुककर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। चेन जियांग शहर में काफी प्रसिद्ध थे। आखिर उनके दादा चेन परिवार के मुखिया थे। उनके पिता भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनमें आध्यात्मिकता का कोई अंश नहीं था। ज्यादातर लोग जब चेन परिवार के मुखिया और चेन तियानहू के बारे में बात करते थे तो हमेशा आह भरते हुए बात खत्म कर देते थे। चेन जियांग ने चुपचाप पैसे दिए और जड़ी बूटियों के पौधे ले लिए। उसने सबकी निगाहों को अनसुना कर दिया। जैसे ही वह जाने लगा, चेन झेनहुआ ने व्यंग्य से कहा, एक इंसान को बर्बाद कर दिया, इतनी सारी जड़ी बूटियां भी बर्बाद कर दी। चेन जियांग की भौहें तन गईं। जब चेन झेनहुआ ने कहा कि उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, तो उसने इसे अनदेखा करना ही बेहतर समझा। पहले भी उसका उपहास किया गया था, लेकिन उसे निकम्मा कहलाना बर्दाश्त नहीं था। जब सभी ने चेन परिवार के बच्चों को लड़ते देखा तो वे मन ही मन खुश हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये देखने लायक एक दिलचस्प तमाशा होगा। चेन जियांग ने मुड़कर घमंडी चेन झेनहुआ को देखा। अचानक उसकी हथेली से एक हथेली के आकार की ज्वाला निकली, जिससे कई लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे किसी गर्म पानी के स्नानघर में हों। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर कई ऐसे लोग थे जिनके पास उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि थी, इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह लॉ एक सामान्य लॉ नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक कीमियाई लॉ थी। चेन झेनहुआ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम इस निकम्मे द्वारा बनाई गई सच्ची चीजवाला का सामना करने की कोशिश करो। चेन जियांग ने गंभीर और भावहीन स्वर में कहा, केवल विशेष प्रतिभा और दुर्लभ साधना अभ्यासों से संपन्न लोग ही सच्ची चीजवाला उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें इस प्रकार की प्रतिभा जन्मजात होनी चाहिए और वे सच्ची चीजवालाओं के भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को समझने में सक्षम होने चाहिए। चेन झेनहुआ चेन जियांग के बेहद करीब था, इसलिए उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। काउंटर के पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की की भी यही हालत थी, जिससे उसके पतले कपड़े भीग गए थे और उसकी मोहक काया और भी निखर रही थी। इस भयंकर ज्वाला ने स्पिरिट डैन हॉल में मौजूद सभी लोगों को लकड़ी के मुर्गे की तरह स्तब्ध कर दिया। TLN, लकड़ी के मुर्गे की तरह गूंगा, ये एक चीनी कहानी से लिया गया है। कहानी के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। मूलतः पत्थर जैसा डरा हुआ। अध्याय 007, ड्रैगन लार व्यायाम। यह तो, रुको, ठहरो, मेरे स्पिरिट डैन हॉल को मत जलाओ। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा, मानो वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। चेन जियांग के हाथों में जलती लौ धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। स्पिरिट डैन हॉल में मौजूद लोग धीरे धीरे सदमे से उबर गए। वे सभी चेन जियांग की लौ में समाहित क्रोध को महसूस कर सकते थे।
चेन झेनहुआ, कहीं तुम किसी बेकार व्यक्ति द्वारा लगाई गई आग से तो नहीं डरते? फिर तुम क्या हो? क्या तुम उससे भी बड़े बेकार हो? चेन जियांग ने खुलेआम उपहास उड़ाते हुए कहा। चेन झेनहुआ का चेहरा एकदम लाल हो गया। भला कोई भी समझदार इंसान उन ज्वालाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। राज्यपाल की बेटी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसने चेन जियांग को आश्चर्य से देखा। वह उन ज्वालाओं की शक्ति को महसूस कर सकती थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वह उसे सड़क किनारे पड़े कुत्ते की तरह समझ रही थी। पता नहीं क्यों चेन जियांग ने अपनी ताकत दिखाने के बजाय उसे छुपाने का फैसला किया, जबकि उसकी उम्र के बाकी लोग ऐसा ही करते। हॉल मास्टर, ये बदमाश, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने छोटा सफेद चोगा पहना हुआ था, चेन जियांग के पीछे से निकला। वह बूढ़ा आदमी चेन जियांग को लगातार घूरता रहा। उसके चेहरे पर अविश्वास, सदमा और खुशी के भाव एक साथ उभरे हुए थे। यह बूढ़ा व्यक्ति स्पिरिट डैन हॉल का गुरु था। वह एक बहुत प्रसिद्ध कीमियागर है और चेन जियांग के दादा के साथ उसके पुराने मतभेद थे। छोटे भाई, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जिससे स्पिरिट डैन हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। हॉल मास्टर तो उसे प्रशिक्षु के रूप में लेने के लिए भी तैयार था। सभी जानते थे कि कई कुलीन परिवार अपने बच्चों को उनके शिष्य के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन अगर उनके माता पिता स्वयं भी आत्मा डैन हॉल के गुरु से पूछने आते तो उन्हें बिना देखे ही अस्वीकार कर दिया जाता। सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। चेन जियांग की क्षमता ने उन सभी को चौंका दिया। आध्यात्मिक शक्ति न होने के बावजूद वह सच्ची ऊर्जा की ज्वाला उत्पन्न करने में सक्षम था। और इतना ही नहीं, स्पिरिट डैन हॉल के गुरु ने भी चेन जियांग को एक प्रतिभाशाली प्रतिभा के रूप में देखा था। चेन जियांग ने अपना सिर खुजाया और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, हालांकि मैं चाहता हूँ, लेकिन आप और मेरे दादाजी दुश्मन हैं, इसलिए मैं आपको अपना शिक्षक नहीं बना सकता। फिर चेन जियांग ने बिना किसी पछतावे या दुख के भाव दिखाए लापरवाही से मुंह फेर लिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि चेन जियांग ने सचमुच मना कर दिया था। उन्हें शक था कि उसने स्पिरिट डैन हॉल के गुरु की बात को गलत समझा होगा। स्पिरिट डैन हॉल के गुरु की आह सुनकर ही उन्हें यकीन हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सचमुच स्पिरिट डैन हॉल के गुरु का शिष्य बनने से इनकार कर देते हैं। सभी इस बात पर सहमत थे कि चेन जियांग मूर्ख था। अपने दादा और स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर के बीच निजी दुश्मनी के कारण उसने इतना अच्छा अवसर गवा दिया। चेन झेनहुआ का दिल ईर्ष्या से भर गया था। कुछ क्षण पहले ही उसने चेन जियांग को बेरहमी से अपमानित किया था और सबकी निगाहें चेन जियांग पर टिकी थी। उनकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। लेकिन अब कई लोग उसे भी घृणास्पद भाव से देख रहे थे। इन लोगों की नजरों में एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ किसी भी अन्य प्रकार के प्रतिभाशाली व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह अपनी कलाओं को निखारने में सक्षम था। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक शक्ति की कमी के बावजूद वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट बन गया। बेशक चेन जियांग के पास न केवल दिव्य नसें थीं, बल्कि वह एक रसायनज्ञ भी बन सकता था। अब वह जड़ी बूटियां उगा सकता था और सच्ची चीजवालाएं उत्पन्न कर सकता था। ये दो शर्तें थीं जो उसे दानों को परिष्कृत करना शुरू करने के लिए आवश्यक थीं। हालांकि रसायन शास्त्र के लिए कुछ अनुभव और उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता होती है, उसे पूरा विश्वास है कि वह उन दानों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाएगा। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि स्पिरिट डैन हॉल के गुरु उनके दादा के प्रतिद्वंदी थे, और तो और उनके दादा उनके प्रति बहुत दयालु थे। समय समय पर उनके दादा उन्हें कुछ डैन देते थे, जिसकी बदौलत वे अंततः मॉर्टल मार्शल दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच सके। चेन परिवार के निवास पर लौटने के बाद चेन जियांग ने अपने पिता को ढूंढा और उन्हें स्पिरिट डैन हॉल में हुई घटना के बारे में बताया। शाबाश, स्पिरिट डैन हॉल का वह बूढ़ा हमारे चेन परिवार के साथ बुरा बर्ताव करता है। वह हमें ये डैन बहुत ऊंची कीमतों पर बेचता है। चूंकि तुम्हारे पास ट्रूची फ्लेम है, तो तुम्हारे लिए कीमियागर बनना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अब से मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। चेन तियानहू मन ही मन बहुत उत्साहित था। अब जब उसका बेटा ट्रूची फ्लेम उत्पन्न कर सकता है, तो कहा जा सकता है कि उसका भविष्य उज्ज्वल होगा, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों वाले मार्शल आर्टिस्टों से भी बेहतर। चेन जियांग अपने छोटे से आंगन में चले गए और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पौधे लगाने लगे। शाम को वे अपने पलंग पर पालथी मारकर बैठ गए और आकाश पृथ्वी की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने लगे। फिर उन्होंने स्ताइची दिव्य अभ्यास और ड्रैगन सलाइवा अभ्यास का अभ्यास शुरू किया और शीघ्र ही आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात कर लिया। ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज का उपयोग करने के बाद उसकी जीभ पर एक विशेष सुगंध रह जाएगी। जब तक वह इस सुगंध का उपयोग करके उन जड़ी बूटियों को सींचता रहेगा, उनके पकने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। सुबह सुबह चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे नीले रंग की ओस की एक बूंद दिखाई दी। यह बूंद ड्रैगन की लार थी। यह देखकर चेन जियांग खुशी से झूम उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहली ही कोशिश में ड्रैगन सलाइवा बनाने में सफल हो जाएगा। उसने झट से उस नीली ओस की बूंद को पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी से हल्की नीली आभा निकलने लगी। चमकते पानी से भरी बाल्टी का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने सावधानीपूर्वक पौधों को पानी देना शुरू किया। एज़्योर स्पिरिट ग्रास, ब्लड एलिमेंट ग्रास, प्रोफाउंड ब्राइट फ्लावर और स्पिरिट लीफ ग्रास, ये चारों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निम्न श्रेणी की नश्वर जड़ी बूटियां थीं, लेकिन इन्हें परिपक्व होने में सामान्यतः 3 वर्ष लगते थे। हालांकि चेन जियांग द्वारा ड्रैगन की लार का उपयोग करके उनकी वृद्धि को तेज करने के बाद
उन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने में केवल 1 महीना लगा। नीले रंग की घास जो तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदर्शित करती है, नीली आध्यात्मिक घास कहलाती है। रक्त के समान लाल और मुट्ठी के आकार की घास रक्त तत्व खूल कहलाती है। बर्फ के समान सफेद और चमकदार आभा उत्सर्जित करने वाली घास गहन प्रकाश खूल कहलाती है। पत्ती नुमा घास जैसी दिखने वाली घास आध्यात्मिक पत्ती घास कहलाती है। चेन तियानहू ने आश्चर्य से छोटे से आंगन में चारों ओर देखा। जड़ी बूटियों को देखते हुए उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि 1 महीने पहले वे केवल छोटे पौधे थे। बेटा, अपनी इस क्षमता के बारे में चाहे कुछ भी हो जाए, इसे किसी को मत दिखाना। इसके बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जानेंगे। जैसे किसी को सार्वजनिक रूप से अपने खजाने का बखान नहीं करना चाहिए, वैसे ही अपनी इस क्षमता के बारे में भी किसी को मत बताना। चेन तियानहू ने गंभीर चेहरे से कहा और अपने बेटे से ये नहीं पूछा कि उसे ये क्षमता कहाँ से मिली। चेन जियांग ने सिर हिलाया। यह आंगन चेन तियानहू के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए कोई भी उसकी अनुमति के बिना यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा, और इसीलिए चेन जियांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग इसके बारे में जान जाएंगे। कीमियागरी आसान नहीं है। हालांकि आप कीमियागर बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन स्वयं सीखना बहुत कठिन है, खासकर कीमियागरी में। आपको पहले अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो जरूरत पड़ने पर हम किसी कीमियागर की मदद ले सकते हैं। चेन तियानहू ने ये कहा और फिर अपने थैले से बाल्टी के आकार की एक कीमियागरी भट्टी निकाली। TLN रसायन भट्टी कुछ इस तरह दिखती है। चेन तियानहू ने कहा, हालांकि ये रासायनिक भट्टी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये मेरे सामर्थ्य के अनुसार सबसे अच्छी है। मैं बड़ों से कुछ पैसे मांग लेता हूँ, फिर हम बाद में एक बेहतर भट्टी खरीद लेंगे। रसायन विद्या के लिए जड़ी बूटियों के बाद रसायन भट्टी सबसे आवश्यक चीजों में से एक थी। चेन जियांग काली भट्टी से काफी संतुष्ट था। हंसते हुए और सिर हिलाते हुए उसने कहा, धन्यवाद पिताजी, आप मेरे परिष्कृत दान का स्वाद चखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। चेन तियानहू हंसते हुए बाहर निकल गया। इस महीने के दौरान पौधों की देखभाल करने के अलावा चेन जियांग ने अपना अधिकांश समय सू मेयाओ से रसायन शास्त्र के मुख्य बिंदुओं के बारे में पूछने में बिताया। उस मोहक लड़की ने रसायन शास्त्र की सभी कठिनाइयों को सावधानी पूर्वक समझाया, जिससे चेन जियांग को ये समझ आ गया कि वह किस चीज में कदम रख रहा है। चेन जियांग ने जब रसायन विद्या सीखी तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए ज्वालाओं को नियंत्रित करना, निरंतर वास्तविक ऊर्जा प्रवाहित करना और दान को ठोस बनाना, जिसके लिए आध्यात्मिक शक्ति पर बहुत सटीक नियंत्रण और प्रयोग की आवश्यकता होती थी। बहन मेयाओ, मुझे इन दानों को परिष्कृत करने की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? चेन जियांग ने घेरे के अंदर परिपक्व जड़ी बूटियां चुनते हुए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके सू मेयाओ से बातचीत की। कुछ प्रसंस्करण के बाद ही ये रसायन शास्त्र में उपयोग के योग्य होंगी। प्रसंस्करण के चरणों के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन चेन जियांग के लिए वे वास्तव में मायने नहीं रखते थे, क्योंकि सू मेयाओ ने उसे वे चीजें पहले ही सिखा दी थीं। सू मेयाओ ने मधुर स्वर में कहा, आप कम से कम 1.5 साल में शुरू कर पाएंगे। क्या? याओ परिवार के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ प्रतियोगिता से पहले मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, चेन ने हैरानी से जवाब दिया। बाई यूयू ने ठंडे लहजे में कहा, कितने मूर्ख हो तुम। रसायन विद्या में उससे प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हो? अपनी ताकत से तो तुम उसे आसानी से मार सकते हो। चेन जियांग के होठों का कोना हल्का सा फड़क उठा। अगर उसने याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या कर दी तो याओ परिवार और चेन परिवार के बीच निश्चित रूप से युद्ध छिड़ जाएगा। उसके पिता या परिवार के बड़े बुजुर्गों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये बहुत ही विकट स्थिति होगी। वह जड़ी बूटियों को संसाधित करना शुरू करता है और फिर उन्हें भट्टी के अंदर रख देता है। इसके बाद प्रत्येक चरण को अत्यंत सटीकता से करना आवश्यक है। रसायन शास्त्र के बुनियादी चरणों में शामिल हैं रासायनिक भट्टी के अंदर सच्ची ऊर्जा डालना, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पकाना, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों द्वारा अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित होने की प्रतीक्षा करना, उन विभिन्न आध्यात्मिक ऊर्जाओं को नियंत्रित करना और उन्हें सूखी हुई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाना, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना और फिर उन्हें एक दान में जमा देना। चेन जियांग ने भट्टी के दोनों अलग अलग मुखों पर अपने दोनों हाथ रखे और फिर अपनी ज्वाला को उसके अंदर डाला, साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भट्टी की आंतरिक स्थिति का निरीक्षण किया। अध्याय 008 सफल दान शोधन। ज्वाला को रासायनिक भट्टी में डाला गया, जिससे उसमें मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सूख गईं। सूखी हुई जड़ी बूटियों में कुछ अवशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा बची रह गई, इसलिए उसका पहला प्रयास असफल रहा। फिर भी चेन जियांग इससे निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसने कुछ बातें सीख ली थीं। उसने जाना कि उसकी ज्वालाएं कितनी शक्तिशाली थीं और उसे उन ज्वालाओं पर अपना नियंत्रण बढ़ाना होगा। चेन जियांग ने जड़ी बूटियों का अगला सेट उठाया। इस बार उसने आग को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए अपने नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया। उसने भट्टी में इन जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक पकाया, लेकिन एक बार फिर ये प्रयास विफल रहा। लगातार 3 बार असफल होने के बाद चेन जियांग को कुछ अनुभव प्राप्त होने लगा था।
आग पर नियंत्रण के संबंध में उसका ज्ञान प्रत्येक पिछले प्रयास के दौरान बढ़ता गया था। चौथे प्रयास में चेन जियांग अंततः सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को निकालने में सफल रहा। अब वह रसायन विद्या के अगले चरण में प्रवेश कर सकता था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रासायनिक भट्टी में प्रवाहित करते हुए चेन जियांग ने अंदर झांका। उसने देखा कि विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा जड़ी बूटियों से अलग अलग रंगों में निकल रही है। अब उसने इन आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू किया और उन्हें घुमाकर एक इंद्रधनुषी भंवर बनाया। पहले से सूखी हुई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां धीरे धीरे राख में तब्दील हो गईं। उनके पूर्ण रूप से रूपांतरित होने के बाद चेन जियांग ने इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसे हर्बल पाउडर के साथ मिला दिया। चेन जियांग अब नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। इसका मुख्य कारण ये था कि वह हर्बल स्पिरिट क्यूई के इंद्रधनुषी भंवर को 5 छोटे छोटे भंवरों में विभाजित कर रहा था और साथ ही साथ उन्हें हर्बल पाउडर के 5 बराबर भागों के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। वह एक साथ 5 दान बनाने का प्रयास कर रहा था। 5 भंवर बनाते समय चेन जियांग की भौहें सिकुड़ने लगीं और उनके माथे से पसीना बहने लगा। उन्हें न केवल अपनी ज्वालाओं को बनाने के लिए सच्ची ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा, बल्कि उन्हें बनी हुई ज्वालाओं को नियंत्रित भी करना पड़ा और साथ ही साथ दानों को जमाना भी पड़ा, जिसके कारण उन्हें भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खर्च करनी पड़ी। यह सफल होना ही चाहिए, चेन जियांग ने मन ही मन कहा। 5 हर्बल स्पिरिट क्यूई के भंवर तेजी से घूम रहे थे और आपस में जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुके थे। अब उसे बस सही मात्रा में पानी डालना था और उन्हें सफलतापूर्वक 5 दान में बदलने देना था। चेन जियांग के माथे से लगातार पसीना बह रहा था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी वास्तविक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का उत्सर्जन करता रहा। उसने अपनी लगभग सारी वास्तविक ऊर्जा खर्च कर दी थी। आखिरकार मुझे सफलता मिल ही गई, साथ ही इन 5 दानों को निखारने में मेरा पूरा दिन लग गया। रसायन विद्या में वाकई बहुत समय लगता है, चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा। चेन जियांग ने रासायनिक भट्टी खोली और छंटती हुई धुंध में मौजूद 5 बर्फ जैसे सफेद, शरीर को शांत करने वाले दानों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी एक शरीर को शांत करने वाला दान खाया था, लेकिन उन दानों की गुणवत्ता इनके मुकाबले कहीं नहीं थी। यदि उन पुराने रसायन शास्त्रियों को पता चल जाता कि उसने एक ही दिन में शरीर को शांत करने वाला दान सफलतापूर्वक बना लिया है, तो वे निश्चित रूप से शर्म से मर जाते। कई रसायन शास्त्रियों को पहली बार एक दान बनाने में 3 से 5 साल लग जाते थे। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली रसायन शास्त्रियों को भी 1.5 साल लग जाता था और वे एक बार में केवल एक ही दान बना पाते थे। लेकिन चेन जियांग ने अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक 5 दान्स का निर्माण कर लिया। इसलिए अगर उन पुराने कीमियागरों को इसके बारे में पता चल जाता तो वे शायद सदमे से मर जाते। उन पुराने रसायन शास्त्रियों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि बहनें सू मेयाओ और बाई यूयू भी चेन जियांग की रसायन विद्या की जन्मजात प्रतिभा से भयभीत थीं। उन्होंने अपने कोमल हाथों से दानों का निरीक्षण किया और उनके चेहरे के भाव आश्चर्य से भर गए। कहा, बहन मेयाओ, पहले आपने कहा था कि मुझे दान प्राप्त करने में 1.5 साल लगेंगे, लेकिन मैंने उन्हें एक ही दिन में सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। अब आप मुझे इनाम दे सकती हैं। चेन जियांग गर्व से हंसने लगी। सू मेयाओ भी बहुत खुश थी और उसने मधुर स्वर में पूछा, तो युवा स्वामी चेन, हम बहनें आपको क्या इनाम दे सकती हैं? चेन जियांग ने दोनों हाथों से अपनी छाती को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक चुंबन कैसा रहेगा? गाल पर? बिल्कुल। सपने देखते रहो बच्ची, बाई यूयू ने ठंडे लहजे में कहा और फिर रिंग के अंदर लौट गई। सू मेयाओ अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए चेन जियांग के पास पहुंची और अपने कोमल होठों से उसके गाल पर चुंबन किया। मेरे प्यारे भाई, तुमने ये सफलता केवल अपनी मेहनत से हासिल की है, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। चेन जियांग तो बस मजाक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत लड़की सचमुच उसे किस करेगी। सू मेयाओ ने अचंभित चेन जियांग को देखा और मुंह ढकते हुए हंस पड़ी, फिर रिंग की ओर लौट गई। चेन जियांग ने उसकी बची हुई खुशबू को सूंघते हुए गहरी सांस ली। अपने दिल की धड़कन को शांत करते हुए उसने फुसफुसाया, वह सचमुच एक खतरनाक औरत है। मैं अनजाने में ही उसकी चाल में फंस गया और मोहित हो गया। उसने अपने हाथ में मौजूद अदृश्य अंगूठी को ऐसे छुआ मानो किसी प्रेमी के चेहरे को सहला रहा हो। अपनी अंगूठी के भीतर मौजूद परियों को जल्द से जल्द अपनी शक्ति वापस पाने का मौका देने के लिए उसने खुद को प्रेरित किया। एक शरीर को शांत करने वाला दान 700 स्पिरिट कॉइन में बिकता है और चेन जियांग ने 5 दान तैयार किए हैं, इसलिए वह उन्हें 3500 स्पिरिट कॉइन में बेच सकता है। उसने खूब मुनाफा कमाया और साथ ही उसके पास अभी भी कुछ जड़ी बूटियां तैयार करने के लिए बची हैं, इसलिए अगर वह फिर से सफल होता है तो उसे 3500 स्पिरिट कॉइन का और लाभ हो सकता है। चेन जियांग ने कुछ समय पहले एक किताब में पढ़ा था कि जड़ी बूटियों के एक सेट से 5 शरीर को शांत करने वाले दान बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसका लक्ष्य हमेशा से एक ही बार में 5 दान बनाना था।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 5 दान एक साथ बनाना तभी संभव है जब जड़ी बूटियों का पूरी क्षमता से उपयोग किया जाए। केवल उच्च स्तर के रसायनज्ञ, जिन्हें बेहतर समझ हो, ही इस तरह से दान बना सकते हैं, और समय का भी विशेष महत्व होता है। सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक शक्ति और ज्वालाओं को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक भट्टी के अंदर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा वे असफल हो जाएंगे। शरीर को शांत करने वाला दान शरीर को परिष्कृत करने में बहुत सहायक होता है, लेकिन यह केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर या उससे नीचे के मार्शल कलाकारों तक ही सीमित है, और चूंकि चेन जियांग अब नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, इसलिए शरीर को शांत करने वाला दान उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा, लेकिन यह उसकी वास्तविक ऊर्जा को शीघ्रता से बहाल करने में उसकी मदद कर सकता है। चेन जियांग ने एक दान खाया और उसके शरीर में मौजूद सच्ची ऊर्जा का आधे से अधिक हिस्सा बहाल हो गया। उसने शेष 4 दान चखने के लिए चेन तियानहू को देने का फैसला किया। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन मैंने अभी अभी 700 स्पिरिट कॉइन खा लिए। चेन जियांग कुछ उदास होकर अपने पिता के पुस्तकालय में गया। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन चेन तियानहू को नींद नहीं आ रही थी। पुस्तकालय में मार्शल आर्ट से संबंधित कुछ बातों के बारे में सोचना उसकी आदत थी। शियांगेर, तुम्हें क्या परेशानी हुई है कि तुम इतनी देर रात मुझसे मिलने आई हो? चेन तियानहू ने चेन शियांग के शरीर से आ रही जड़ी बूटियों की खुशबू सूंघी और तुरंत भौहें चढ़ा लीं। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि पिताजी मेरे द्वारा तैयार किए गए पहले दान का स्वाद चखें। क्या? चेन तियानहू आंखें फाड़कर और चेहरे पर अविश्वास लिए गुस्से से खड़ा हो गया। उसने सोचा था कि चेन जियांग को कुछ डांस को सफलतापूर्वक निखारने में 8 से 10 साल लगेंगे, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसे सिर्फ 1 दिन लगेगा। सिर्फ 1 दिन। चेन जियांग ने चेन तियानहू को बर्फ जैसे सफेद रंग के 4 शरीर को तृप्त करने वाले दान दिए। चेन तियानहू अविश्वास से उन चारों बर्फ जैसे सफेद दानों को देखते हुए अचंभित रह गया। अभी भी गर्म है। चेन तियानहू सदमे से सुन्न पड़ गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा एक ही दिन में रसायन शास्त्र को समझ लेगा। क्या वह 1000 साल में एक बार पैदा होने वाला कोई विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है? इस प्रकार के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का विभिन्न शक्तियों द्वारा सम्मान तो किया जाता है, लेकिन कई लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं, और यदि कुछ लोग उन्हें भर्ती करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर ऐसे लोग भी होंगे जो उनकी हत्या करना चाहेंगे। चेन तियानहू ने गहरी सांस ली, उत्साह से भरे अपने दिल को शांत किया और कहा, स्पिरिट डैन हॉल की तुलना में इसकी गुणवत्ता कहीं बेहतर है, इसलिए ये कम से कम 800 स्पिरिट सिक्कों में बिकेगा। मैं ये 4 डैन ले लूंगा और इन्हें बेचने और कुछ स्पिरिट जड़ी बूटी के पौधे खरीदने में आपकी मदद करूंगा। चेन जियांग जिस तरह से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास को गति देने और फिर उन्हें कुछ ही दिनों में दान में परिष्कृत करने में सक्षम था, उसे चेन तियानहू को पता था कि उसका बेटा निकट भविष्य में एक ग्रैंड मास्टर स्तर का कीमियागर बन जाएगा। इन चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के दानों को अच्छी तरह से निखारें, और जब आपको इसकी समझ आ जाए तब उच्च स्तर के दानों की ओर बढ़े। चेन जियांग ने सिर हिलाया और आराम करने के लिए अपने आंगन में लौट आया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बहाल होने का इंतजार किया और फिर उसने जड़ी बूटियों के अंतिम सेट को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अगले दिन चेन जियांग जल्दी उठ गया और शरीर को शांत करने वाले दान को परिष्कृत करने के बारे में सोचने लगा। वह थोड़ा उत्साहित था, और एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद इस बार उसने बस पिछली प्रक्रियाओं का पालन किया। वह आसानी से दान को जमाने के अंतिम चरण तक पहुंच गया। रासायनिक भट्टी के भीतर जड़ी बूटियों के पाउडर और जड़ी बूटियों की आध्यात्मिक ऊर्जा के 5 समूह थे, जो आपस में मिलकर एक गाढ़ा घोल बना रहे थे। इस बार चेन जियांग निश्चिंत था, पिछली बार की तरह नहीं, जब उसने अपनी अधिकांश वास्तविक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी थी। सफल। चेन जियांग ने राहत की सांस लेते हुए भट्टी का ढक्कन खोला और उसमें 5 शरीर को ठंडा करने वाले दान देखे। इस बार उन्हें डांस को निखारने में सिर्फ 2 घंटे लगे। अगले दिनों में चेन जियांग ने कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास को तेज किया और फिर उन्हें परिष्कृत करके डैन में परिवर्तित किया। वह न केवल शरीर को शांत करने वाला डैन का निर्माण कर रहा था, बल्कि उसने कई अन्य निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के डैन का भी निर्माण किया, जिनके अनेक व्यावहारिक उपयोग हैं, जैसे ऊर्जा को बहाल करने वाला डैन, स्वर्ण उपचार सार, विषनाशक डैन, ऊर्जा को जमा देने वाला डैन आदि। हालांकि शुरुआत में उसे हर बार कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की प्रकृति से परिचित होता गया और अपनी ज्वालाओं को नियंत्रित करने में बेहतर होता गया, साथ ही उसे कई सुझाव भी मिले। वह स्वाभाविक रूप से दान को परिष्कृत करने में बेहतर होता गया। सू मियाओ, इस रहस्यमयी लड़की की रसायन विद्या की तकनीक बहुत ही शानदार थी, और पहले उसे विश्वास ही नहीं होता था कि ये खूबसूरत और आकर्षक लड़की रसायन विद्या जानती भी है, क्योंकि उसके ज्ञान के अनुसार रसायनज्ञ या तो गंजे होते थे या सफेद बालों वाले बूढ़े पुरुष होते थे। चेन जियांग पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं थके और रसायन विद्या का अभ्यास करने से उनकी ऊर्जा साधना पर भी कोई असर नहीं पड़ा। वे शाम को ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज
का अभ्यास भी कर रहे थे, जिससे नीली ओस की बूंदें बनती थीं और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की वृद्धि में तेजी आती थी। एक बार फिर एक महीना बीत गया और इस महीने में चेन जियांग निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के दान को परिष्कृत करने में कुशल हो गया। संपादक नोट: याद रखें, डैंस गोलियां है। अध्याय 9, कुलपति चयन बैठक। आज चेन जियांग जड़ी बूटियों की वृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं गए। इसके बजाय वे सुबह सुबह चेन परिवार के विला के बीच में स्थित विशाल खेत में गए, क्योंकि आज नए मुखिया के पद को अंतिम रूप देने का दिन था। चेन परिवार के मुखिया का पद 3 महीने से खाली था, जिससे चेन परिवार में कुछ हद तक अव्यवस्था का माहौल था। चेन परिवार के विला का विशाल मैदान ईंटों से ढका हुआ था और पूरे चेन परिवार के कई महत्वपूर्ण बच्चे वहां खड़े थे, जिनकी संख्या लगभग 300 थी, जो चेन परिवार के कुलीन कनिष्ठ सदस्यों के बराबर थी। चेन परिवार के सभी सदस्यों ने मैदान को घेर लिया और बीच में एक बड़ा क्षेत्र खाली छोड़ दिया गया, जहां 5 अधेड़ उम्र के पुरुष खड़े थे, जिनमें से एक चेन तियानहू था। चेन जियांग भी भीड़ के बीच मौजूद था, सब कुछ खुशी से देख रहा था और अपने पिता को मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए किसी भी समय कूदने के लिए तैयार था। घनी भौहों, बड़ी आंखों और भूरे बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, चेन तियानहू, तुम जानते हो कि चेन परिवार के मुखिया पद के लिए हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का नाम चेन हाओहाई था और वह चेन परिवार के एक शाखा प्रमुख थे। वे चेन तियानहू से उम्र में बड़े थे और नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। चेन परिवार की ये शाखा भी काफी शक्तिशाली थी, इसलिए उन्हें लगता था कि वे चेन परिवार के मुखिया बनने के योग्य हैं। वरिष्ठता के कारण चेन जियांग उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। क्रोध से भरी चेन तियानहू की आंखों ने चेन हाओहाई को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, बेशक मैं जानता हूँ, मुखिया के रिश्तेदारों में अच्छी क्षमता होनी चाहिए, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करके उन्हें अपने परिवार के सदस्यों पर बर्बाद करने से बचा जा सके। चेन जियांग की मां का पहले ही निधन हो चुका था और चूंकि चेन जियांग समझदार था, इसलिए उसने कभी ही नहीं पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। इसलिए चेन तियानहू ही चेन जियांग का एकमात्र करीबी रिश्तेदार था। हाँ, लेकिन आपके बेटे में तो आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगर आपको मुखिया का पद मिल गया तो आप उस पर ढेर सारी कीमती दवाइयाँ जरूर खर्च करेंगे। सबको पता है कि इतने सालों से आपने उसके लिए कई तरह की जड़ी बूटियां और दवाइयाँ खरीदी हैं और उन पर इस्तेमाल की हैं। क्या आप अपने बेटे की फिर से मदद नहीं करेंगे? चेन हाओहाई हंसते हुए बोला, सब जानते हैं कि वह निकम्मा है जो कभी तरक्की नहीं कर सकता। चेन तियानहू स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका बेटा अपने साथियों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह केवल उसकी प्रतिभा को छिपाना चाहता था और उसे प्रकट नहीं करना चाहता था, अन्यथा इससे मुसीबत हो सकती थी। मेरा बेटा सच्ची अग्नि उत्पन्न कर सकता है, उसमें रसायन शास्त्री बनने की क्षमता है, कौन कहता है कि वह बेकार है? चेन परिवार के बड़े बुजुर्गों की राय शायद अलग होगी, चेन तियानहू ने व्यंग्य करते हुए कहा। इस समय सभी लोग चर्चा करने लगे। चेन जियांग द्वारा स्पिरिट डैन हॉल के गुरु का शिष्य बनने का प्रस्ताव ठुकराने की खबर वो शहर में हर जगह फैल चुकी थी। हालांकि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक नस नहीं थी, लेकिन वह फिर भी सच्ची चीज वाला उत्पन्न कर सकता था, इसलिए उसके पास रसायनज्ञ बनने का अवसर था। चेन हाओहाई ने चिढ़कर ठंडे लहजे में कहा, लेकिन उसने स्पिरिट डैन हॉल के गुरु का शिष्य बनने से इनकार कर दिया। उसका कोई गुरु भी नहीं है, इसलिए उसके लिए रसायन शास्त्री बनना बहुत मुश्किल होगा। इस समय चेन जियांग की शांत और स्थिर आवाज सभी ने सुनी, मैं अब निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के शरीर को शांत करने वाले दान को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ। चेन जियांग की बातें सुनकर सब लोग अवाक रह गए और चेन हाओहाई हंसने लगा। हुआंग शियाओ हैर, तुम सिर्फ 16 साल की हो और अभी से गोली बना सकती हो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे पिता को मुखिया बनने की होड़ में कोई मदद मिलेगी, और तो और बड़ों के सामने झूठ बोलने से तुम्हें कड़ी सजा भी मिल सकती है। TLN हुआंग को एक्सायो और एक चीनी कहावत है, मुझे अंग्रेजी में इससे मिलती जुलती कोई कहावत नहीं मिली। इसका इस्तेमाल कम उम्र के किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई मिलती जुलती कहावत याद हो तो कृपया टिप्पणी करें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम याओ परिवार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो? याओ परिवार के लोग दवा बनाने वाले कुलीन परिवारों में से एक से संबंध रखते हैं। उनकी एक समृद्ध विरासत है। चेन जियांग भीड़ के बीच से बाहर आया और स्थिर निगाहों और शांत चेहरे के साथ उसने एक कीमिया भट्टी आगे बढ़ाई। व्यंग्य करते हुए चेन हाओहाई को देखा और कहा, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? मैं शरीर को शांत करने वाला दान एक ही बार में बना सकता हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो सबके सामने मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेकोगे? चेन हाओहाई फिर से हंसने लगा और बाकी सब लोग दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग एक बड़े के सामने इतना दुस्साहसी हो सकता है। चेन हाओहाई चेन जियांग के रवैये से क्रोधित हो गया। चेन जियांग न केवल उससे काफी छोटा था, बल्कि वह सबके सामने उसे चुनौती भी दे रहा था।
चेन तियानहू ने अपने बेटे के कार्यों का पूरी तरह से समर्थन किया और इस समय उन्हें अपने बेटे की प्रतिक्रिया पर गर्व महसूस हो रहा था। चेन हाओहाई का चेहरा गुस्से से लाल था और उसने भारी स्वर में कहा, तुमने क्या कहा? बातचीत के बीच में ही ट्रू ची चेन जियांग की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन चेन तियानहू ने उसे तितर बितर कर दिया। चेन जियांग की दोनों आंखें चेन हाओहाई पर टिकी थीं और उसने अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए कहा, मैं तुमसे शर्त लगाना चाहता हूँ कि क्या मैं शरीर को शांत करने वाला दान एक ही प्रयास में बना सकता हूँ, और यदि मैं सफल हो जाता हूँ तो तुम सबके सामने सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगोगे। चेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ इसे दोहराया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई इसे मजाक न समझे, और उसके चेहरे पर घमंड भी साफ झलक रहा था। क्या कोई किशोर किसी बड़े का इस तरह सामना कर सकता है? चेन परिवार में शायद ही कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा। चेन हाओहाई गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि उसने चेन जियांग को गंभीर चेहरे से पूछते हुए देखा था और वह तुरंत जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन आसपास के सभी लोग जवाब का इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग चेन हाओहाई को ध्यान से देख रही थी और साथ ही बोली, तुमने मुझे सबके सामने निकम्मा बताकर मेरी बदनामी की, और अब मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ और साथ ही तुमसे माफी मंगवाना चाहती हूँ। एक वरिष्ठ होते हुए भी तुम मुझसे शर्त लगाने से इनकार कर रहे हो। चेन हाओहाई उस छोटे बदमाश की जमकर पिटाई करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर चेन परिवार के किसी बच्चे की हत्या करना बहुत गंभीर मामला था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चूंकि बात ऐसी है तो चेन हाओहाई तुम उससे शर्त लगा लो, लेकिन गिड़गिड़ाकर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आखिर ये तो बस एक शरारती बच्चे के गुस्से में कहे गए शब्द थे। अगर वो एक ही बार में गोली बना लेता है तो चेन हाओहाई तुम्हें उसे उचित मुआवजा देना होगा। मैं सहमत हूँ। अगर मेरा बेटा हार जाता है तो मैं मुखिया पद के लिए नहीं लड़ूंगा, चेन तियानहू ने कहा। फिर चेन जियांग की ओर सिर हिलाया। चेन तियानहू के शब्दों से हंगामा मच गया। चेन हाओहाई ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं उसे अपनी 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास दे दूंगा। 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास, सबने एक साथ धीमी आवाज में कहा। वे आश्चर्यचकित क्यों न होते। 1000 साल से उगी रक्त आत्मा घास एक बहुत ही महंगी और उच्च कोटि की निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। चेन जियांग, अगर तुम अभी रसायन विद्या शुरू कर दो तो तुम्हें लगभग कितना समय लगेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वह चेन परिवार का एक बुजुर्ग था और उसका एक विशेष सम्मान था। सभी की समझ के अनुसार नश्वर स्तर की निम्न श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में कम से कम आधा दिन लगेगा और सबसे तेज समय 2 या 3 घंटे होगा, लेकिन अब इसे एक 16 वर्षीय किशोर द्वारा परिष्कृत किया जा रहा था। जल्दी करो, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बातचीत के बीच में ही चेन जियांग पालथी मारकर बैठ गया और वह बुजुर्ग और चेन हाओहाई रसायन भट्टी की जांच करने आए ताकि चेन जियांग को धोखा देने से रोका जा सके। घटिया रसायन भट्टी, लगता है चेन तियानहू तुम बहुत गरीब हो। चेन हाओहाई ने ताना मारना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि चेन तियानहू का सारा पैसा चेन जियांग पर खर्च हो गया था। चेन जियांग ने अपने थैले से जड़ी बूटियां निकालकर उन्हें व्यवस्थित किया और उनकी जांच की। भट्टी में अपनी गर्म ट्रूची ज्वाला डालते हुए उसने सारी जड़ी बूटियां अंदर रख दी और उसका हर काम बेहद सावधानी पूर्वक था। लेकिन उस सच्ची चीज ज्वाला ने भी सबको थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि कई लोग आक्रमण के लिए ज्वाला छोड़ सकते हैं, लेकिन वे ऐसा केवल किसी विशेष मार्शल कौशल के माध्यम से ही कर सकते हैं और उन ज्वालाओं को केवल आक्रमण के उद्देश्य से ही छोड़ा जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो वे चेन जियांग की तरह ज्वालाओं को इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते और केवल अग्नि नियंत्रण जैसे अभ्यासों का अभ्यास करने पर ही वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास बहुत दुर्लभ और कठिन होते हैं। चेन जियांग लगातार रसायन भट्टी के अंदर आग की लपटें डालता रहा और इसी समय भट्टी के अंदर से किसी जड़ी बूटी की सुगंध बाहर निकलने लगी। 1 घंटा बीत चुका था और सबने आंखें बंद करके देखा कि चेन जियांग की भौहें अचानक फड़कने लगी। देखने वालों को पता था कि वह सबसे नाजुक दौर में है और ये सब देख रहे चेन हाओहाई को पसीना आने लगा। उन्हें डर था कि अगर वह हार गए तो उन्हें 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास छोड़नी पड़ेगी। सभी ने रसायन भट्टी के अंदर से धुआं निकलते देखा और इसी समय चेन जियांग ने भी अपनी आंखें खोली और खुशी भरे भाव से खड़े होकर कहा, कृपया इसकी जांच करें। क्या? 1 घंटे में पूरा हो गया? सबके चेहरे पर सवालिया निशान थे। उस बुजुर्ग ने सबसे पहले निरीक्षण शुरू किया। हालांकि उन्हें रसायन शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी वे रसायन शास्त्र की प्रक्रिया से भलीभांति परिचित थे और चेन जियांग को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि चेन जियांग रसायन शास्त्र के बुनियादी चरणों का पालन कर रहा है। हालांकि उन्हें रसायन भट्टी के अंदर की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान नहीं था, फिर भी वे भट्टी में तापमान में लगातार हो रहे बदलावों को महसूस कर पा रहे थे और ये बदलाव बहुत सूक्ष्म थे। भट्टी का ढक्कन खोलते ही सबको हल्की सी जड़ी बूटियों की खुशबू आई और वे इस खुशबू से अच्छी तरह परिचित थे। इसके अलावा उन्होंने शोधन प्रक्रिया भी देखी और जब उन्होंने बड़े व्यक्ति को बर्फ जैसी सफेद 5 गोलियां निकालते देखा
तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। अध्याय 010 मैं लड़ूंगा। यह क्या मैं गलत था? वह केवल 16 वर्ष का है और अभी से ही शमनकारी शरीर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है। वह बेहद प्रतिभाशाली है, एक व्यक्ति ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। लगता है इस शमनकारी पिल की गुणवत्ता हमारी सामान्य गोलियों से कहीं बेहतर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग इतना गुप्त रहेगा। वह अपनी शक्ति छुपाकर सही समय का इंतजार कर रहा था। केवल उसकी रसायन विद्या ही उसे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों वाले उन प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक मूल्यवान बनाती है। दूसरे व्यक्ति ने कहा। इस मैदान में एकत्रित हुए चेन परिवार के सभी प्रमुख सदस्य अब ईर्ष्या और द्वेष से आहें भर रहे थे। चेन हाओ हाई एक ही समय में स्तब्ध, दुखी और क्रोधित था। उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया था। इसका स्पष्ट कारण ये था कि उसने अभी अभी 1000 साल पुराना रक्त आत्मा घास खो दिया था। अगर इसे नीलामी घर ले जाया जाता तो यह बहुत ऊंची कीमत पर बिक जाता। चेन परिवार के मुखिया के हाथ कांप रहे थे। उनकी दोनों आंखें खुली हुई थीं और वे अपनी हथेली में रखी बर्फ जैसी सफेद गोलियों को घूर रहे थे। आखिरकार मेरे चेन परिवार को एक रसायनज्ञ मिल ही गया। चेन परिवार को आखिरकार एक रसायनज्ञ मिल ही गया। इन सरल शब्दों ने चेन परिवार के हर सदस्य का खून खौल उठा दिया। सबको पता था कि चेन परिवार के पास कोई रसायनज्ञ नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा बनाई गई दवाइयां खरीदने में भारी संसाधन खर्च करने पड़ते थे। इसी वजह से दूसरे कुलीन परिवारों के कुछ प्रखर मार्शल आर्ट के जानकार उनका उपहास करते थे। लेकिन अब चेन परिवार में भी एक रसायनज्ञ था, और तो और यह लड़का इतना छोटा था। देर सवेर वह ग्रैंड मास्टर स्तर का रसायनज्ञ अवश्य बनेगा। चेन हाओ हाई, तुमने स्वेच्छा से मेरे बेटे के साथ शर्त लगाई, अब तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। चेन तियानहू ने हंसते हुए कहा। हम्फ। चेन हाओ हाई को जलन भी हुई और बहुत दुख भी हुआ। उसने अनिच्छा से 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास निकाली और चेन जियांग को सौंप दी। अब पूरे चेन परिवार में कोई भी चेन जियांग को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर वह अब 16 साल का रसायन शास्त्री था। शाखा परिवारों की कई लड़कियां भी उसे लुभाने के लिए उसकी ओर मोहक निगाहें डालने लगीं। चेन परिवार के कई युवा लड़के चेन जियांग को अपनी आंखों में आग लिए घूर रहे थे। वे ईर्ष्या से इतने व्याकुल थे कि जान देने को भी तैयार थे। चेन जियांग ने उनकी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे याद था कि इनमें से कई लोग पहले भी उसका मजाक उड़ा चुके थे। भले ही आपका बेटा रसायन शास्त्री हो, फिर भी आपको कुलपति पद के लिए संघर्ष करना होगा। चेन हाओ हाई ने पलटवार किया। 2 अन्य अधेड़ उम्र के पुरुषों ने, जो पहले कुलपति पद के लिए चेन तियानहू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। वे समझ गए थे कि चेन जियांग की उम्र केवल 16 वर्ष थी, फिर भी वह नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। यह कहा जा सकता है कि उसका भविष्य असीम और संभावनाओं से भरा था। ऐसे व्यक्ति को नाराज न करना ही सबसे समझदारी भरा तरीका होगा। चेन हाओ हाई और चेन तियानहू के अलावा कुलपति पद की प्रतियोगिता में केवल एक ही व्यक्ति बचा था। चेन हाओ हाई ने कहा, चेन तियानहू, अब तुम्हें बस हम दोनों भाइयों से लड़ना है। अगर तुम जीत गए तो स्वाभाविक रूप से कुलपति का पद तुम्हारा हो जाएगा। चेन तियानहू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? तो फिर क्या आप दोनों एक साथ आएंगे या एक एक करके? यद्यपि चेन तियानहू संख्या में कम था, फिर भी उसके भाषण में कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि उसके मजबूत चरित्र का प्रदर्शन हुआ। चेन तियानहू वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। बेशक ये आमने सामने की लड़ाई होगी। हम भाई नहीं चाहेंगे कि कोई हमें गुंडा समझे, है ना? चेन हाओ हाई की बात सुनकर भीड़ कुछ कदम पीछे हट गई, जिससे उन तीनों को और जगह मिल गई। नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर 2 अभ्यासकर्ताओं के बीच युद्ध से उत्पन्न होने वाली तरंगें ही अत्यंत भयावह थीं। सभी लोग मैदान के किनारों से पीछे हट गए। चेन तियानहू और चेन हाओ हाई दोनों ने एक साथ अपनी पूरी गति से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे पर हथेलियां मारी। उनकी हथेलियां एक दूसरे से कसकर चिपक गईं और वे अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। चेन हाओ हाई का पूरा शरीर अत्यधिक गर्म वास्तविक ऊर्जा से भरा हुआ था, जबकि चेन तियानहू में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन चेन तियानहू के शरीर पर वास्तविक ऊर्जा से भरी भयंकर नीली नसें उभर रही थीं। दोनों अब भी एक दूसरे से सटे हुए थे और गंभीर भावों से एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक पूरा मैदान हिलने लगा, उनके नीचे की जमीन फटने लगी और हवा के झोंके चारों दिशाओं में जोर से रेत और धूल उड़ाने लगे। चेन तियानहू ने जोरदार दहाड़ मारी और इसके साथ ही कंपन गायब हो गया और तेज हवा का झोंका भी रुक गया। चेन हाओ हाई खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा, जबकि चेन तियानहू भी कुछ कदम पीछे हट गया। जमीन पर गिरते हुए चेन हाओ हाई ने उठने की कोशिश की। वह जानता था कि वह हार गया है, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान की झलक थी। यह प्रतियोगिता चेन तियानहू ने जीत ली थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चेन हाओ हाई हंसते हुए बोला, भले ही तुमने लड़ाई जीत ली हो, लेकिन तुम यह युद्ध हार जाओगे।
तुम्हारी वर्तमान स्थिति में छठे स्तर का नश्वर मार्शल क्षेत्र का अभ्यासी भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। हंसते हुए उसने बहुत सारा खून भी उगला, जिससे पता चला कि उसे अंदरूनी गंभीर चोटें आई हैं। तुम भी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर हो। चेन तियानहू ने एक हाथ से अपना पेट ढकते हुए पूछा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन हाओहाई अचानक नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच जाएगा। क्या तुम वही नहीं हो? चेन हाओहाई ने ताना मारा। चेन हाओहाई और चेन तियानहू दोनों ही वास्तव में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर के मार्शल प्रैक्टिशनर थे, और ये देखकर सभी चौंक गए। सभी ने देखा कि चेन हाओहाई ने चेन तियानहू को गंभीर रूप से घायल करने में जरा भी संकोच नहीं किया। चेन तियानहू का अभी एक और मुकाबला बाकी था और उसका प्रतिद्वंदी चेन हाओहाई का छोटा भाई था। चेन जियांग तेजी से आगे बढ़ा और लगभग गिरने ही वाला था कि उसने चेन तियानहू को सहारा दिया। पिताजी, आप कैसे हैं? पूछते हुए चेन जियांग ने अपना हाथ चेन तियानहू के पेट पर रखा और उसके शरीर में शुद्ध लकड़ी की ऊर्जा प्रवाहित की। अपने शरीर में लकड़ी की ऊर्जा का जोरदार प्रवाह महसूस करते हुए चेन तियानहू कांप उठा। उसने हैरानी से चेन जियांग की ओर देखा, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। संपादक का नोट: अब से हम केवल वुड ट्रूची या लाइटनिंग ट्रूची का उपयोग करने का प्रयास करेंगे, न कि वुडन एट्रीब्यूटेड या लाइटनिंग एट्रीब्यूटेड ट्रूची का, क्योंकि ये शब्द बहुत लंबे हैं और इनका अर्थ एक ही है। मुझे अंदरूनी गंभीर चोटें आई हैं। चेन हाओहाई ने मुझे गंभीर रूप से घायल करने में जरा भी संकोच नहीं किया, इसलिए अपनी सच्ची ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। चेन तियानहू मन ही मन उत्साहित था, क्योंकि उसे अपने बेटे की सच्ची ऊर्जा काफी प्रबल लग रही थी और उसकी ताकत उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। चेन तियानहू की बातें सुनकर चेन जियांग का दिल बहुत भारी हो गया। अगर उसके पिता युद्ध हार गए तो स्थिति निराशाजनक हो जाएगी। दूसरी लड़ाई शुरू करो, समय बर्बाद मत करो, चेन हाओहाई ने कमजोर आवाज और पीले चेहरे के साथ कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत उत्साहित था। वह पहले से ही अपने भाई को चेन तियानहू को हराते हुए देख सकता था। चेन जियांग ने चेन हाओहाई को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखों में एक तीक्ष्ण आभा चमकाते हुए कहा, मैं लड़ूंगा। चेन जियांग ने अप्रत्याशित रूप से अपने पिता की जगह लड़ने की इच्छा जताई, जिससे सभी लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए। वे जानते थे कि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक नसें नहीं थीं और इसलिए वह बहुत शक्तिशाली नहीं था। हालांकि वह अभी भी सच्ची ऊर्जा की ज्वालाएं उत्पन्न कर सकता था और उन पर उसका गहरा नियंत्रण था, लेकिन वह इतने कम समय में सच्ची ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था। चेन जियांग का सामना किसी साधारण व्यक्ति से नहीं होने वाला था, बल्कि उसका प्रतिद्वंदी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर की शक्ति वाला एक साधक था। लगभग सभी का मानना था कि अपने पिता को कुलपति बनाने के लिए चेन जियांग ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। चेन तियानहू भी चेन जियांग को देखकर बहुत हैरान था, लेकिन जब उसने चेन जियांग की आत्मविश्वास से भरी निगाहें देखीं तो उसकी चिंता दूर हो गई। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल था, इसलिए अगर वह इस हालत में लड़ता तो निश्चित रूप से हार जाता, और तो और उसकी चोटें और भी बदतर हो जाती। एक किशोर ने तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और तुम कुलपति पद के विवाद में उतरना चाहते हो। कुछ मामूली गोलियों को परिष्कृत करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति है। मैं अकेला ही तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। साथ ही मैं हाल ही में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुका हूँ। ये किशोर चेन झेन हुआ था, जिसका स्पिरिट डैन हॉल में चेन जियांग के साथ कुछ विवाद हुआ था और वह चेन हाओहाई का बेटा था। इस उम्र में मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश करने से वह एक दुर्लभ प्रतिभा बन गया और इस प्रकार उसका अहंकार उचित ठहराया जा सकता है। चेन झेन हुआ, अगर मैं तुमसे जीत गया तो फिर क्या होगा? चेन जियांग ने शांत स्वर में कहा। उसका चेहरा बेहद शांत था, किसी उग्र व्यक्ति जैसा नहीं।